Welcome to the beautiful world of the plant kingdom, where life begins in the soil and reaches up towards the sky. Imagine a place where the earth is covered in the shades of green, with each plant playing an important role in keeping our planet healthy. From tiny mosses on the forest floor to towering trees, plants are the quiet creators of life, using sunlight and water to grow and thrive. Hello everyone, welcome back to the channel. मैं हूं दीपिका and today we will explore this amazing world focusing on everything up to the bryophytes. The remaining parts of the plant kingdom will be discussed in part 2 of this series. So let's dive in and discover the wonders of plants together. So, Whitaker in his five kingdom classification classified all living organisms in five kingdoms. So, which are those five kingdoms? They are Monera, Protista, Fungi, Plantae, and Animalia. So, in this lecture, we will be studying about the plant kingdom, that is Plantae. तो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं? ये जो प्लांट्स होते हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? पहला, ये यूकैरियोट्स होते हैं। यूकैरियोट्स मतलब स्पेसिफिक मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स इनके अंदर देखने को मिलते हैं। ये जो प्लांट्स होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं। ठीक है, मतलब एक सिंगल सेल से नहीं बने हैं, काफी सारे बहुत सारे सेल्स जो हैं मिलके इनको बनाते हैं। थर्ड, ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ऑटोट्रॉफिक मतलब खुद का फूड खुद प्रिपेयर करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस यूजिंग द सनलाइट। अब अगर फोटोसिंथेसिस की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है कि इनके पास क्लोरोफिल पिगमेंट भी होगा। फिफ्थ इज सेल वॉल का प्रेजेंस। इनके अंदर एक एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है जो एनिमल सेल्स के अंदर नहीं होता है, और वो जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज का बना होता है। ये जो प्लांट्स होते हैं वो एक्वाटिक भी होते हैं एज वेल एज लैंड पे भी पाए जाते हैं। अब अगर हम इनके एग्जाम्पल्स की बात करें तो ग्रास से लेके ह्यूज ट्रीज तक ये बहुत सारी वैरायटीज में पाए जाते हैं। चाहे आप कैक्टस ले लो, फ्लावरिंग प्लांट्स हो, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हो, सब प्लांट्स प्लांटे में इंक्लूड होते हैं। तो इनको क्लासिफाई करना भी बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि वैरायटी बहुत ज्यादा है। तो चलिए देखते हैं कि इनको क्लासिफाई कैसे किया जा सकता है। तो क्लासिफिकेशन के कुछ सिस्टम होते हैं। तो यहाँ पे हम मेनली तीन सिस्टम्स की बात करेंगे, और वो है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम और फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। अभी तीनों सिस्टम्स क्या है, कौन से बेसिस पे क्लासिफिकेशन करते हैं, इनके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, वो हम अभी स्टडी करेंगे। तो जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो किस बेस पे काम करता है कि जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो उनके बेसिस पे प्लांट्स को क्लासिफाई करता है, और जो प्लांट्स एक्सटर्नली सेम दिखते हैं उनको एक ग्रुप में डाल देता है। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स का मतलब यही होता है कि जो चीजें हम बाहर से देख सकते हैं एक प्लांट में, फॉर एग्जाम्पल लीफ का पैटर्न, लीफ का साइज, या फिर प्लांट का साइज देख लो, फ्लावरिंग है या नॉन फ्लावरिंग है, फ्लावरिंग है तो फ्लावर का कलर क्या है। तो इस तरीके की चीजें जो हम बाहर से देख सकते हैं एक प्लांट के अंदर, उनके बेसिस पे प्लांट्स को इस आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम में क्लासिफाई किया जाने लगा। इसके एडवांटेजेस ये थे कि जो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज होती थी उनको क्लासिफाई किया जा सकता है एक ग्रुप में, जो बाहरी तौर पे सेम दिखती हो, एक्सटर्नली सेम दिखती हो, उनको एक ग्रुप में डाल दिया जाता था। अब इसका लिमिटेशन क्या है कि यहाँ पे जो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, लेकिन जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं उन पे ध्यान नहीं दिया गया। वेजिटेटिव यानी कि जो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स को सोमैटिक स्ट्रक्चर्स भी बोलते हैं, और ये मेनली जो है वो बॉडी स्ट्रक्चर्स यानी कि एक्सटर्नली प्लांट कैसा दिखता है उस पर फोकस करता है। अब आप मान लीजिए दो प्लांट्स है, एक फ्लावरिंग प्लांट है और दूसरा नॉन फ्लावरिंग प्लांट है। बिकॉज ऑफ देयर एक्सटर्नल सिमिलरिटीज उनको एक ग्रुप में डाल दिया गया। ठीक है, लेकिन अब देखिए कि जो फ्लावरिंग प्लांट है उसमें फ्लावर जो है वो उसका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। तो उसमें जो
रिप्रोडक्शन होता होगा वो फ्लावर के थ्रू होता होगा, लेकिन जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट है वहां पे कोई रिप्रोडक्शन मतलब फ्लावर नहीं है ना, तो रिप्रोडक्शन किसी और वे में होता होगा। तो दोनों जब हम लोग बात करते हैं रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स की तो काफी डिफर करते हैं, बट क्योंकि वो थोड़ा बाहर से एक्सटर्नली सिमिलर दिख रहे थे उनको एक ग्रुप में डाल दिया गया। तो ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है ये कुछ खास काम नहीं आया। अब जब आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम को ज्यादा काम नहीं आया, तो इसके लिए हम एक नया क्लासिफिकेशन सिस्टम लेके आए जिसको बोलते हैं नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब ये जो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम है, इसमें हम ऑर्गेनिज्म के इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करके फिर उस ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते थे। इंटरनल स्ट्रक्चर उसका कैसा है, केमिकल कंपोजिशन क्या है, उसके एम्ब्रियोलॉजी स्टडी करते थे, यानी कि एक छोटे से एम्ब्रियो से वो कैसे पूरा प्लांट बन रहा है, ये सब कुछ स्टडी करके एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखते हुए हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने लगे। अब ऑफ कोर्स ये आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम से ज्यादा एडवांटेजेस है, बिकॉज वहां पे सिर्फ एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स पे स्टडी हो रहा था, यहाँ पे इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों को ध्यान में रख के क्लासिफिकेशन हो रहा है। तो ऑफ कोर्स ये एक बेटर चॉइस है कंपेयर टू द आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम। लेकिन लिमिटेशंस तो यहाँ पे भी है। लिमिटेशंस ये है कि भले ही दो ऑर्गेनिजम्स इंटरनली और एक्सटर्नली सिमिलर है, उनका स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन अगर उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है तो हम उन्हें एक सेम ग्रुप में नहीं डाल सकते। अगर मैं आपको इसको समझाऊं, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक बैक्टीरिया का एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे सामने दो बैक्टीरिया है, एक पैथोजेनिक बैक्टीरिया है और एक नॉन पैथोजेनिक। पैथोजेनिक में फॉर एग्जाम्पल इकोलाई है, नॉन पैथोजेनिक में लैक्टोबैसिलस है। पैथोजेनिक मतलब वो बैक्टीरिया जो डिजीज कॉज करते हैं और नॉन पैथोजेनिक मतलब वो जो डिजीज कॉज नहीं करते हैं। अब अगर आप देखो तो ये दोनों ही बैक्टीरिया स्ट्रक्चरली, इंटरनली और एक्सटर्नली काफी सिमिलर होते हैं, लेकिन इनके बिहेवियर कितने ज्यादा डिफरेंट है, एकदम अपोजिट डायरेक्शंस में। तो क्या जस्ट बेसिस ऑन द इनके इंटरनल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पे अगर हम इनको एक ग्रुप में डाल दें तो क्या वो सही होगा? नहीं। तो ऑफ कोर्स एक बेटर क्लासिफिकेशन सिस्टम है, लेकिन लिमिटेशन स्टिल यहाँ पे भी है। तो इसके लिए हम एक और नया क्लासिफिकेशन सिस्टम लेके आते हैं, इसको कहते हैं फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। फाइलो मतलब ट्राइब और जेनेटिक मतलब ओरिजिन, यानी कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, उस बेसिस पे फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम क्लासिफिकेशन करता है। ये जो क्लासिफिकेशन है वो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स पे बेस्ड होता है। ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं कहाँ से ओरिजिनेट हुए थे, यानी इवोल्यूशनरी बेसिस पे क्लासिफिकेशन ये सिस्टम जो है वो करता है। दो ऑर्गेनिजम्स जितने ज्यादा क्लोजली रिलेटेड होंगे उतने ज्यादा सिमिलर होंगे। ठीक है, तो ऑर्गेनिजम्स के बीच में जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स है उसका इंफॉर्मेशन कहाँ से आता है, ये सवाल शायद आपके मन में भी आता होगा। तो ये जो इंफॉर्मेशन है वो हमें मिलता है साइटोटैक्सोनॉमी, कीमोटैक्सोनॉमी और न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी से। तो वो ये तीनों टर्म्स जो है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में स्टडी करेंगे। तो पहला जो टर्म है वो है न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी। न्यूमेरिकल यानी नंबर, ये जो मेथड है वो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस पे बेस्ड है। इसमें ऑर्गेनिजम्स के जितने भी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, फॉर एग्जांपल उनका हैबिटेट, उनका न्यूट्रिशन एक्सेट्रा, मतलब ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो बहुत सारी होती हैं। इन कैरेक्टरिस्टिक्स को एक एक नंबर असाइन कर दिया जाता है। ठीक है, और ये नंबर्स को जब फीड करते हैं सिस्टम में और फिर ये देखते हैं कि कौन से ऑर्गेनिजम्स में ज्यादा सिमिलैरिटी है, और इस बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स के बीच की सिमिलैरिटीज को या फिर उनके रिलेटेडनेस को डिसाइड किया जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है साइटोटेक्सोनोमी। साइटो का मतलब ही होता है सेल, यानी कि इसमें जो सेल का इंटरनल एनवायरनमेंट है उसकी स्टडी के बेस पे डिसाइड करते हैं कि कौन से ऑर्गेनिज्म ज्यादा रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल सेल में क्रोमोसोम होता है, तो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर क्या है, नंबर क्या है, उसका बिहेवियर कैसा है। तो ये जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, नंबर, बिहेवियर, ऐसी चीजें जिस भी सेल्स के बीच में सिमिलर होंगी वो ज्यादा रिलेटेड होंगी। तो इस तरीके से साइटोटेक्सोनोमी में काम होता है। उसके बाद जो है वो आता है कीमोटेक्सोनोमी। कीमो का मतलब होता है केमिकल,
जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी बॉडी में ढेर सारे केमिकल्स पाए जाते हैं जिनका कंपोजिशन और जो डिफरेंट बाकी अलग चीजें होती हैं वो काफी अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में काफी सारे ऑयल्स पाए जाते हैं। तो इन ऑयल्स की जो स्मेल होती है, इनकी प्रॉपर्टीज, इनका टेक्सचर, ये सब के बेसिस पे भी हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से ऑर्गेनिज्म से ज्यादा सिमिलर है। सो केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे भी हम ये फिगर आउट कर सकते हैं कि कौन से प्लांट्स क्लोजली रिलेटेड हैं और कौन से नहीं। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। इस क्लासिफिकेशन के कुछ खास बेसिस होते हैं जिस पे प्लांट्स को क्लासिफाई किया जाता है। जैसे कि प्लांट की बॉडी का डिफरेंशिएशन हुआ है या नहीं हुआ है, यानी कि उसके जो रूट्स, लीव्स, स्टेम्स सब अलग अलग दिखाई दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। अगर दिखाई दे रहे हैं तो मतलब उसकी जो बॉडी है वो डिफरेंशिएटेड है, और अगर नहीं दिखाई दे रहे हैं तो बॉडी डिफरेंशिएटेड नहीं है। उसके बाद प्लांट्स में जो है वो सीड्स होते हैं या नहीं होते हैं, मतलब उस प्लांट में सीड है या नहीं है। और अगर वो सीड्स हैं तो सीड्स जो है वो कवर्ड है या फिर नेकेड है। कुछ प्लांट्स होते हैं जो सीड्स प्रोड्यूस करते हैं और कुछ प्लांट सीड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। अगर प्लांट सीड प्रोड्यूस कर रहा है तो वो सीड नेकेड है, या फिर वो सीड जो है एनक्लोज्ड है, वो उसके बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन होता है। उसके बाद जो वास्कुलर टिश्यू होता है उसके प्रेजेंस और एब्सेंस पे भी प्लांट्स को क्लासिफाई किया जाता है। वास्कुलर टिश्यूज वो टिश्यूज होते हैं जो प्लांट के अंदर वाटर और मिनरल्स को कंडक्ट करते हैं। तो अब हम देखते हैं प्लांट का क्लासिफिकेशन। पहले प्लांट्स को दो ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया है। पहला, जिनकी बॉडी डिफरेंशिएटेड नहीं है, और ऐसे प्लांट्स को हम बोलते हैं थैलोफाइट्स। ध्यान दीजिए, ऐसे प्लांट्स जिनकी जो बॉडी है वो डिफरेंशिएटेड नहीं है इनटू रूट्स, लीव्स और स्टेम्स, उनको कहा जाता है थैलोफाइट्स। फिर ऐसे प्लांट्स जिनकी बॉडी डिफरेंशिएटेड है इनटू रूट्स, लीव्स और स्टेम्स, उनको अगेन दो ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया है। पहला वो ग्रुप जिनमें वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट नहीं है, और उन प्लांट्स को हम बोलेंगे ब्रायोफाइट्स। उन प्लांट्स को हम बोलेंगे ब्रायोफाइट्स। उसके बाद आते हैं वो प्लांट्स जिनके अंदर वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है, और उनको अगेन हमने दो ग्रुप्स में डिवाइड किया है। पहला, वो जो सीड्स प्रोड्यूस नहीं करते हैं, और जो सीड्स प्रोड्यूस नहीं करते हैं उनको कहा जाता है टेरिडोफाइट्स। और दूसरे, वो जो सीड्स प्रोड्यूस करते हैं। और ये जो सीड्स प्रोड्यूस करते हैं, हमने पहले भी बोला कि दो प्लांट होते हैं दो टाइप के, एक जो सीड प्रोड्यूस नहीं करेंगे और दूसरे जो सीड प्रोड्यूस करेंगे। और अगर कर रहे हैं तो वो सीड कैसा है, नेकेड है या एनक्लोज्ड है। तो उसके बेसिस पे वो प्लांट जो सीड प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। ऐसा पहले ऐसे हैं जिसके सीड्स नेकेड हैं, तो उन्हें हम बोलेंगे जिम्नोस्पर्म्स। उन्हें हम बोलेंगे जिम्नोस्पर्म्स। और वो प्लांट्स जिनके सीड्स इनक्लोज्ड है फ्रूट्स के अंदर, सीड जो है वो फ्रूट के अंदर है, उनको हम बोलेंगे एंजियोस्पर्म्स। और एंजियोस्पर्म्स को अगेन दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला कैटेगरी, जहां पे जो सीड है उसके दो कोटिलीडन्स होते हैं और उन्हें डाइकोट्स कहा जाता है। और दूसरा, जहां पे सीड का सिर्फ एक ही कोटिलीडन होता है और उन्हें कहा जाता है मोनोकोट्स। ठीक है, तो इस तरीके से डिफरेंट क्राइटेरियाज को यूज करके हम प्लांट्स को क्लासिफाई करते हैं और उन्हें डिफरेंट नेम्स देते हैं। Thallophyta. First of all, we will discuss some basic characteristics of Thallophyta. Thallophyta are simplest plants with no body differentiation. इनकी बॉडी जो है वो रूट, स्टेम या फिर लीव्स में डिफरेंशिएट नहीं हुई होती है, एंड दिस इज व्हाई देयर बॉडी इज कॉल्ड एज थैलस। नोट, बिकॉज उनकी बॉडी जो है वो डिफरेंशिएट नहीं है इनटू रूट, स्टेम्स और लीव्स, इसलिए उनकी बॉडी को कहा जाता है थैलस। ग्रीन आल्गे जो है वो सबसे बड़ा एग्जाम्पल होते हैं थैलोफाइटा के। ठीक है, ग्रीन एग्जाम्पल जो है वो थैलोफाइटा में इंक्लूड होते हैं। उसके अलावा इनकी बॉडी में जो है वो वेस्कुलर सिस्टम नहीं होता है। जाइलम या फिर फ्लोएम या फिर ऐसे स्पेशलाइज्ड टिश्यूज जो वाटर और फूड को कंडक्ट करे, वो इनकी बॉडी में देखने को नहीं मिलेंगे आप। ठीक है, उसके अलावा ये जो प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, यानी कि खुद का फूड फोटोसिंथेसिस की हेल्प से खुद प्रिपेयर करते हैं। ये जो प्लांट्स है वो डिफरेंट फॉर्म्स में आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि यूनिसेलुलर हो सकते हैं, फिलामेंटस हो सकते हैं, फिर कॉलोनियल भी हो सकते हैं।
उसके अलावा ये जो प्लांट्स है वो मोस्टली एक्वेटिक हैबिटेट में ही रहते हैं, मैराइन या फिर फ्रेश वाटर में। इसके अलावा अगर कोई मॉइस्ट टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है तो ये आपको वहां पे भी देखने को मिल जाएंगे। रिप्रोडक्शन, जो रिप्रोडक्शन होता है थैलोफाइटा में वो एसेक्सुअल मेथड से भी होता है और सेक्सुअल मेथड से भी होता है। एसेक्सुअल मेथड में इट कैन बी फ्रेगमेंटेशन और बाय स्पोर्स। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, जब प्लांट का कोई एक पार्ट प्लांट से अलग हो जाए या फिर इंटेंशनली हमने अलग कर दिया हो और उसे जो है अगर हम लोग सॉइल में सॉ कर दे, या फिर अगर वो प्लांट जैसे कि अगर algae है तो अगर वो प्लांट जो है, प्लांट का जो पार्ट है अगर प्लांट से अलग हो गया है तो वो जो पार्ट है वो खुद एक इंडिविजुअल प्लांट की तरह बिहेव करने लगता है और एक नया प्लांट बन के बाहर आता है, तो उसे बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। और सेक्सुअल मेथड में जो होता है वो गैमेट्स का फ्यूजन होता है और उससे फिर एक नया प्लांट बनता है। और जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं वो वेल डिफरेंशिएटेड नहीं होते हैं। इसके अलावा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो हिडन होता है इनका, और उसे कहा जाता है क्रिप्टोगैमी। क्रिप्टो का मतलब होता है हिडन और गैमी का मतलब होता है यूनियन। ठीक है, तो इनका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो हिडन होने की वजह से उसे कहा जाता है क्रिप्टोगैमी। इनके एग्जांपल्स में जैसे कि मैंने पहले भी कहा, सारे ग्रीन algae आते हैं और उनके एग्जांपल्स होंगे जैसे कि स्पाइरोगाइरा, यूलोथ्रिक्स, क्लेडोफोरा, कारा एंड अल्वा। सिग्निफिकेंस यही है कि फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो काफी सारा ऑक्सीजन जो है प्रोड्यूस करते हैं। उसके अलावा भी ये जो फूड चेन होती है, एक्वाटिक फूड चेन जो होती है उसका एक बेस फॉर्म करते हैं। सो आई होप थैलोफाइटा और ग्रीन algae के बारे में आपको जो है वो एक आइडिया मिल चुका है कि वो कैसे होते हैं। तो एक बार हम फिर से algae के बारे में स्टडी कर लेते हैं। ऑफ कोर्स मैंने आपको पहले भी बोला कि थैलोफाइटा में ही algae आता है, तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ी वही सेम algae के भी होते हैं। मोस्टली एक्वाटिक है, ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स हैं, फ्रेश वाटर मराइन एनवायरमेंट्स और टेरेस्ट्रियल एनवायरमेंट्स में भी मिल जाते हैं। टेरेस्ट्रियल एनवायरमेंट्स वो जहाँ पे मॉइस्चर होता है, आपने खुद भी देखा होगा कि बारिश के बाद शायद आपके घर में या फिर आपकी कोई दीवारें जो बहुत टाइम से किसी ने जिनको छेड़ा ना हो या फिर कुछ नहीं किया हो वहां पे, तो बारिश के पानी की वजह से वहां पे जो है ग्रीन कलर का कुछ देखने को मिलता है, वो algae होता है। ठीक है, तो वो टेरेस्ट्रियल ही हुआ बट वहां पे मॉइस्चर था तो algae जो है वहां पे ग्रो हो गए। उसके अलावा अगर आपने कोई तालाब वगैरह देखा हो तो आपने देखा होगा कि जो ग्रीन कलर का पानी के ऊपर कुछ जम गया होता है वो algae होता है। ठीक है, और इनकी बॉडी जो है वो थैलॉइड होती है। थैलॉइड क्यों होती है, क्योंकि बॉडी डिफरेंशिएटेड नहीं है इनटू ट्रू रूट्स, स्टेम्स और लीव्स। और इनका जो रिप्रोडक्शन है मैंने पहले भी बोला, सेक्सुअल भी होता है, एसेक्सुअल भी होता है। सेक्सुअल फ्यूजन ऑफ गैमेट्स से होता है और एसेक्सुअल जो है वो फ्रेगमेंटेशन या फिर स्पोर से होता है। रिप्रोडक्शन को और डिटेल में हम नेक्स्ट स्लाइड से पढ़ेंगे। उसके अलावा इनका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी बहुत है। एज फूड मतलब ये काम करते हैं, मेडिसिन में यूज होते हैं, बायो फर्टिलाइजर्स में यूज होते हैं। कार्बन फिक्सेशन में भी इनका जो है वो बहुत अच्छा रोल है, बिकॉज ये जो है फोटोसिंथेटिक है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं और इसी वजह से जो है कार्बन फिक्सेशन का काम करते हैं और ऑक्सीजन को ये रिलीज करते हैं एनवायरमेंट में। सो आई होप आगे तक आपको क्लियर है। So now we will discuss reproduction in algae. The first reproduction method is vegetative reproduction. Vegetative reproduction जो है वो mainly fragmentation से हो सकता है या फिर multiple fission से हो सकता है। ये दोनों reproduction को हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे with their examples। तो पहले हम बात करेंगे fragmentation की। फ्रेगमेंटेशन के बारे में जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, जो बॉडी होती है प्लांट की वो टूट जाती है इनटू डिफरेंट फ्रेगमेंट्स, अलग अलग फ्रेगमेंट्स में टूट जाती है। और जो हर एक फ्रेगमेंट अब बना है वो एक इंडिविजुअल प्लांट की तरह एक्ट करेगा और ग्रो करेगा। तो इस तरीके से जो है एक पेरेंट बॉडी में से काफी सारे जो है नए प्लांट्स बन सकते हैं। इसका जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो है स्पाइरोगाइरा। ठीक है, इफ यू विल सी स्पाइरोगाइरा का जो स्ट्रक्चर होता है फिलामेंटस होता है। और स्पाइरोगाइरा जहां से भी टूटेगा उसका जो टूटा हुआ पार्ट है, फ्रेगमेंट है, वो एक न्यू प्लांट की तरह एक्ट करेगा। उसके बाद हम बात करेंगे मल्टीपल फिशन की। ठीक है, मल्टीपल मतलब बहुत सारे, और फिशन का मतलब जो है वो होता है स्प्लिटिंग, स्प्लिट हो जाना। अब इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है क्लमाइडोमोनास। क्लमाइडोमोनास में बेसिकली क्या होता है,
जब अनफेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो जो क्लेमाइडोमोनास होता है उसके इर्द गिर्द एक सिस्ट फॉर्म हो जाता है, कवर फॉर्म हो जाता है। जैसे अगर बारिश आती है तो आप अपना अम्ब्रेला खोल लेते हो ताकि आप प्रोटेक्टेड रह सको। वैसे ही जो क्लेमाइडोमोनास है वो खुद को एक सिस्ट से कवर कर लेता है हर तरफ से, ठीक है। और वो जो सिस्ट है उसे अनफेवरेबल कंडीशंस में प्रोटेक्ट करता है। तब तक क्लेमाइडोमोनास क्या करेगा, क्लेमाइडोमोनास अंदर जो है उसका जो न्यूक्लियस है वो बहुत बार स्प्लिट करता रहेगा, ठीक है। और उसके अंदर एक मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन फॉर्म हो जाएगी क्लेमाइडोमोनास के अंदर। अब जैसे ही जो फेवरेबल कंडीशंस आने लगेंगी वैसे ही वो जो सिस्ट है वो टूट जाएगा और जितने भी मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशंस बनी थी अंदर वो सब बाहर आने लगेंगे और उनके इर्द गिर्द जो पूरी सेल होती है वो फॉर्म हो जाएगी और इस तरीके से बहुत सारे जो है ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होंगे और इस मेथड को बोलते हैं मल्टीपल फिशन। उसके बाद हम बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जो होता है विद द प्रोडक्शन ऑफ स्पोर्स। यहाँ पे जो algae में जो स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं उन्हें जू स्पोर कहा जाता है, जो कि मोटाइल होते हैं और उनमें फ्लैजेला भी होता है। फ्लैजेला जो है वो मूवमेंट के लिए मोटिलिटी के लिए हेल्प करता है। अब आप बोलोगे कि जो जू स्पोर्स है कहाँ से आते हैं, तो जू स्पोर्स जो है वो एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसे कहते हैं स्पोरेंजिया या फिर जू स्पोरेंजिया, जो इसे प्रोड्यूस करता है। अब जब जू स्पोर्स प्रोड्यूस करेगा तो स्पोर्स जो है वो रिलीज होंगे और दे विल जर्मिनेट इनटू न्यू इंडिविजुअल। ओके, फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनिज्म था उसमें जू स्पोरेंजिया था जिसने जू स्पोर्स प्रोड्यूस किए। अब वो जू स्पोर्स जब रिलीज होंगे तब वो एक न्यू ऑर्गेनिजम्स में या फिर न्यू इंडिविजुअल में जर्मिनेट हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो है वो वेजिटेटिव और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है algae का वो काम करता है। आई होप दिस इज क्लियर। तो बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन algae। तो हमें पता ही है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। जब दो गैमेट्स फ्यूज होते हैं तो उसके बाद वो जाइगोट फॉर्म करते हैं, जाइगोट से स्पोर्स बनते हैं और स्पोर्स जो है वो जर्मिनेट होके नया ऑर्गेनिज्म बना देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। लेकिन जो algae होता है उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी 3 फॉर्म्स में होता है और वो 3 फॉर्म्स कौन से हैं, आइसोगैमी, एनाइसोगैमी एंड ooगैमी। ओके, आइसोगैमी में बेसिकली होता क्या है, जो दोनों गैमेट्स होते हैं वो मॉर्फोलॉजिकली यानी बाहर से सिमिलर होते हैं, सेम दिखाई देते हैं, चाहे फिर वो साइज हो या फिर और किसी तरीके से, बट दोनों के दोनों गैमेट्स सेम होंगे। एग्जाम्पल है स्पाइरोगाइरा। उसके बाद हम बात करेंगे एन आइसोगैमी की। ऑफ कोर्स अगर आइसोगैमी जो है वो फ्यूजन ऑफ सिमिलर गैमेट्स है तो एन आइसोगैमी जो होगा वो फ्यूजन ऑफ डिसिमिलर गैमेट्स होगा। यानी कि एन आइसोगैमी में जो फ्यूजन होता है गैमेट्स का वो दोनों ही गैमेट्स जो होते हैं वो सेम नहीं होते, एक छोटा एक बड़ा इस तरीके से कोई भी टाइप का डिफरेंस हो सकता है, लेकिन दोनों गैमेट्स जो है मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर नहीं है, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल है यूडोरिना। नेक्स्ट हम बात करेंगे ooगैमी, ठीक है। ooगैमी में क्या होता है, जो दोनों गैमेट्स होते हैं वो उसमें से एक गैमेट जो होगा वो बड़ा होगा, लार्ज होगा और वो नॉन मोटाइल होगा। उसके बाद जो दूसरा गैमेट होगा वो छोटा होगा और मोटाइल भी होगा। अब आप खुद भी सोच सकते हो याद रखने के लिए चीज कि कोई भी बड़ी चीज होगी उसे यहाँ से वहां ले जाने में ऑफ कोर्स दिक्कत होगी, उसकी मोटिलिटी में दिक्कत होगी। तो वैसे ही जो बड़ा गैमेट है वो नॉन मोटाइल होगा और जो छोटा गैमेट है वो ऑफ कोर्स छोटा है, यहाँ से वहां जल्दी भाग सकता है तो इसलिए वो मोटाइल होता है, ठीक है। उसके पास मोटिलिटी के लिए फ्लैजेला हो सकता है। अब जो यहाँ पे जो बड़ा वाला गैमेट है जो नॉन मोटाइल है वो फीमेल गैमेट होता है, एग जिसे हम बोलते हैं। और जो मोटाइल गैमेट है वो छोटा वाला गैमेट है उसे हम बोलते हैं स्पर्म, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल है वॉलवॉक्स और फ्यूकस। जो ये मेल गैमेट होता है उसे एंथेरोजॉइड कहा जाता है और फीमेल गैमेट को एग कहा जाता है। ओके, जो एग और स्पर्म है वो ह्यूमंस के कॉन्टेक्स्ट में बात हो गई। जब हम प्लांट्स की बात करेंगे तो जो मेल गैमेट है उसे एंथेरोजॉइड बोला जाएगा और फीमेल गैमेट को जो है वो एग बोला जाएगा। और ये दोनों गैमेट जब फ्यूज करते हैं, इनका जब फ्यूजन होता है तब बनता है जाइगोट।
वो जाइगोट जो होगा वो प्रोड्यूस करेगा स्पोर्स, और वो स्पोर्स जर्मिनेट होके एक नया इंडिविजुअल प्लांट बनाएंगे। आई होप जो algae का रिप्रोडक्शन है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल, आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया है। हम बात करेंगे algae के सब क्लासिफिकेशन की। तो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सी बात बता दूं कि सारे algae जो है वो ग्रीन कलर के नहीं होते हैं, और इसी बेसिस पे हम जो है वो सब क्लासिफिकेशन करेंगे। ठीक है, तो algae जो है बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन दर कलर, ठीक है, उनको हमने क्लासिफाई किया है तीन कैटेगरीज में, क्लोरोफाइसे, फियोफाइसे एंड रोडोफाइसे। ये तीनों का जो है वो कलर में काफी डिफरेंस होता है। अब आप बोलोगे कलर्स में डिफरेंस आता कहाँ से है, ये कलर्स आते कहाँ से हैं? तो ये कलर्स जो है वो प्लांट के अंदर जो पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उनके बेसिस पे आते हैं। तो मेनली हम दो पिगमेंट्स की बात करेंगे। पहला है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल आपको पता ही है कि ग्रीन पिगमेंट होता है, ठीक है, और ये जो क्लोरोफिल होता है वो बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन द स्ट्रक्चर, क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर के डिफरेंस के बेसिस पे क्लोरोफिल भी जो है वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं, जैसे क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी एंड सो ऑन। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे जो दूसरा पिगमेंट है वो है कैरोटिनॉइड्स। कैरोटिनॉइड्स जो है वो येलो, ऑरेंज, रेड के रेंज में होते हैं, ठीक है, और ये जिस भी प्लांट में प्रेजेंट होंगे वो प्लांट लगभग उसी कलर का दिखाई हमें देगा। तो अब हम बात करेंगे सबसे पहला जो हमारा क्लासिफिकेशन है क्लोरोफाइसी की, जो कि ग्रीन algae है। अब ये जो ग्रीन algae हैं वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, ऑफ कोर्स फोटोसिंथेसिस से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। ये फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं और डैम्प सॉइल में भी आपको देखने को मिल जाएंगे। ये जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, कॉलोनियल भी होते हैं और फिलामेंटस भी होते हैं, मतलब अलग अलग फॉर्म्स में आपको देखने को मिल जाएंगे। इनका जो सेल वॉल होता है वो सेलुलोज और पेक्टिन से बना होता है, जिसकी वजह से इनको फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ दोनों मिलते हैं। इनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है ऑफ कोर्स, और ये जो क्लोरोप्लास्ट है वो अलग अलग शेप में होता है। अगर हम स्पाइरोगायरा की बात करें तो इनका जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो रिबन शेप्ड होता है। अगर हम लोग क्लमाइडोमोनास की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो कप शेप्ड होता है, और जो क्लोरेला होता है उसमें क्लोरोप्लास्ट डिस्क शेप में होता है। अब अगर क्लोरोप्लास्ट है तो उसमें जाहिर सी बात है क्लोरोफिल होगा, और इनमें जो है वो क्लोरोफिल ए एंड बी प्रेजेंट होता है। ये बात हमें याद रखनी है कि क्लोरोफाइसी में क्लोरोफिल ए एंड बी प्रेजेंट होता है। इसके अलावा भी इनमें एक अलग चीज प्रेजेंट होती है जिसे हम बोलते हैं पायरिनॉइड्स। पायरिनॉइड्स जो होते हैं वो स्टोरेज बॉडीज की तरह काम करते हैं, जो प्रोटीन और स्टार्च को स्टोर करके रखते हैं। पायरिनॉइड्स क्या है? स्टोरेज बॉडीज हैं जो प्रोटीन और स्टार्च को स्टोर करके रखते हैं। उसके अलावा इनमें जो फ्लैजेला है वो 2 से 8 हो सकते हैं ऑफ इक्वल लेंथ। अब हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन की। तो रिप्रोडक्शन जो है वो वेजिटेटिवली हो सकता है, एसेक्सुअली हो सकता है और सेक्सुअली भी हो सकता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हमने बात की थी फ्रेगमेंटेशन की। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो होता है मेनली स्पोर्स या जू स्पोर्स से। जू स्पोर्स जो है वो जर्मिनेट होते हैं और उसके बाद नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है। उसके बाद आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो आइसोगेमस हो सकता है, एनाइसोगेमस हो सकता है या फिर ओगेमस हो सकता है। ये तीनों ही टर्म्स हम प्रीवियस स्लाइड्स में डिस्कस कर चुके हैं। इसके एग्जाम्पल्स में जो है वो आते हैं क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरोगाइरा और अल्बा। ये जो है वो क्लोरोफाइसी के एग्जाम्पल्स हैं। पहला है क्लेमाइडोमोनास, आप देख सकते हैं कि यूनिसेलुलर है। उसके बाद है वॉलबॉक्स। वॉलबॉक्स जो है वो कॉलोनियल होता है। यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा, ये फिलामेंटस शेप में आपको देखने को मिल रहे हैं। ये कारा का स्ट्रक्चर है और ये है क्लोरेला का स्ट्रक्चर। फियोफाइसे, फियोफाइसे जो कि ब्राउन अलगे होते हैं, ये ब्राउन कलर के होते हैं। इसका मतलब इनके अंदर ऐसा कोई पिगमेंट प्रेजेंट है जो इन्हें ब्राउन कलर देता है। ठीक है, ये जो प्लांट्स होते हैं वो मराइन होते हैं, और ये डिफरेंट फॉर्म्स में पाए जाते हैं, जैसे कि फिलामेंटस और ब्रांच। दो ही फॉर्म्स होते हैं इनके मेनली, फिलामेंटस और ब्रांच्ड। अगर इनके स्ट्रक्चर की हम बात करें तो सबसे पहले सेल वॉल। सेल वॉल जो है वो सेल्यूलोज से बना होता है, ठीक है, और उस सेल्यूलोज के सेल वॉल के बाहर एक कवरिंग बनी होती है जो अल्गिन से बनती है। अल्गिन बेसिकली कुछ नहीं, एक जेलेटिनस सब्सटेंस होता है जो सेल वॉल जो सेल्यूलोज से बनी है उसके बाहर एक कवरिंग फॉर्म करता है। क्लोरोप्लास्ट इनके अंदर होते हैं, और जैसे हमने पहले देखा कि क्लोरोप्लास्ट डिफरेंट
शेप्स में प्रेजेंट थे, वैसे यहाँ भी क्लोरोप्लास्ट जो है वो डिफरेंट शेप्स और डिफरेंट अरेंजमेंट्स में प्रेजेंट होते हैं इन डिफरेंट स्पीसीज। अलग अलग स्पीसीज के हिसाब से उनका जो शेप या फिर उनका जो अरेंजमेंट है क्लोरोप्लास्ट का वो अलग होगा। और क्लोरोप्लास्ट है तो क्लोरोफिल पे आ जाते हैं, क्लोरोफिल होगा ही, क्लोरोफिल पिगमेंट होगा ही। और वो जो क्लोरोफिल है वो दो टाइप के यहाँ पे होते हैं, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी। जब हमने क्लोरोफाइसी की बात की थी, ग्रीन एल्गे की, तो वहां पे क्लोरोफिल ए और बी था। फियोफाइसी में क्लोरोफिल ए और सी है। उसके अलावा भी इसमें कुछ पिगमेंट्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि कैरोटिनॉइड्स एंड ज़ेंथोफिल्स। ज़ेंथोफिल्स में जो मेन पिगमेंट होता है वो होता है फ्यूकोजेंथिन, और ये फ्यूकोजेंथिन जो है वो इनको ब्राउन कलर देता है। तो जो ब्राउन कलर होता है फियोफाइसी का, वो किस पिगमेंट की वजह से होता है? फ्यूकोजेंथिन की वजह से। अब ये जो है वो फूड को जो है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में जो है वो स्टोर करके रखते हैं। और वो जो स्टोर्ड मतलब फूड होता है वो बेसिकली लेमिनारिन या फिर मैनिटोल के फॉर्म में होता है। अब हम बात करेंगे इनके स्ट्रक्चर की। आप यहाँ देख सकते हो जो नीचे एक रूट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है उसे बोलते हैं होल्ड फास्ट। होल्ड फास्ट नाम से ही हम थोड़ा समझ सकते हैं कि प्लांट को ये होल्ड करके रखता है, जैसे रूट जो है प्लांट को सॉइल के अंदर होल्ड करके रखते हैं, वैसे ही जो होल्ड फास्ट है वो प्लांट को होल्ड करके रखता है। उसके ऊपर एक स्ट्रक्चर है स्टाइप, जो कि एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है। और ये जो स्टाइप है, स्टाइप के ऊपर एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम बोलते हैं फ्रॉन्ट। जैसे दूसरे प्लांट्स में जो लीव्स होते हैं वो उसमें क्लोरोफिल होता है, उस वजह से वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, वैसे ही फ्रॉन्ट जो है यहाँ पे फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद बात करेंगे हम रिप्रोडक्शन की। तो रिप्रोडक्शन के बारे में हमको ऑलरेडी पता ही है सब ऑलमोस्ट। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है फ्रेगमेंटेशन से होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जूस्पोर से होता है। यहाँ पे जो जूस्पोर्स हैं वो मोटाइल हैं और वो बाइफ्लैजिलेटेड है, यानी कि उनमें दो फ्लैजिला होता है, एंड दैट इज व्हाई दे आर मोटाइल। ये यहाँ पे एक अलग चीज है जो हमें याद रखनी है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और ओगेमस हो सकता है। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो फ्यूकस, लेमिनारिया और सरगेसम इनके एग्जाम्पल्स में आते हैं। तो हम आ गए हैं अलगे के लास्ट सब क्लासिफिकेशन पे, जिसका नाम है रोडोफाइसे। और ये रेड कलर की होते हैं, रेड पे से ही इनका नाम पड़ा है रोडोफाइसे। ठीक है, तो रेड कलर है तो इसका मतलब कोई ना कोई ऐसा पिगमेंट इसमें प्रेजेंट होगा जो इसे रेड कलर देता है। ठीक है, और वो पिगमेंट है फाइको एरिथ्रिन। ओके, वो पिगमेंट है फाइको एरिथ्रिन। ये जो प्लांट्स होते हैं मोस्टली मराइन होते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग बात इन प्लांट्स के बारे में ये है कि ये जो रोडोफाइसी प्लांट्स होते हैं, रोडोफाइसी अलगे होते हैं, वो जो है जो वाटर का सरफेस होता है वहां पे भी पाए जाते हैं और डीप इनसाइड वाटर भी पाए जाते हैं। तो आप समझिए कि जो सरफेस होता है वहां पे बहुत सारी लाइट जो है प्लांट्स को इनफ लाइट जो है मिल जाती है, लेकिन डीप इनसाइड वाटर इतना लाइट नहीं पहुंच पाता है। तो लेकिन आप देख सकते हैं कि ये जो प्लांट है इंटरेस्टिंगली वहां पे भी बहुत अच्छे से सरवाइव करते हैं। दूसरी हम इनकी बात करेंगे इनके सेल वॉल की। सेल वॉल जो है मेनली सेलुलोज से ही बना है। उसके अलावा अगार, केराजिनिन भी होते हैं, बट मेनली सेलुलोज से बना होता है। अगर हम बात करें इनके पिगमेंट्स की, तो पिगमेंट्स में इनमें आता है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी और फाइकोएरिथ्रिन, जो जिसकी वजह से इनका रेड कलर होता है। फूड जो है वो इनका फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अब फ्लोरिडियन स्टार्च क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इस सब चीजों के लिए हमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। बस इसका जो स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं ग्लाइकोजन से सिमिलर होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इनके रिप्रोडक्शन की। तो रिप्रोडक्शन हम ऑलरेडी काफी अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं सब में, तो उनके जो टर्म्स है वो मुझे ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे स्पोर से ही होता है, लेकिन हमें जो बात यहाँ पे याद रखने की जरूरत है वो ये है कि इनके जो स्पोर्स है वो नॉन मोटाइल है, मतलब फ्लैजेलर नहीं होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो यूजुअली oogamous होता है। oogamous का मतलब क्या हुआ, एक जो गैमेट होगा वो काफी बड़ा होगा और नॉन मोटाइल होगा, फीमेल गैमेट बड़ा और नॉन मोटाइल होगा, और जो मेल गैमेट है वो छोटा और मोटाइल होगा। और जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेजेस होते हैं वो यहाँ पे काफी काफी कॉम्प्लेक्स होते हैं। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल्स की। एग्जाम्पल्स में आते हैं पॉलीसाइफोनिया, जिलेडियम और ग्रेसिलेरियम।
तो इस तरीके से हम रोडोफाइसी को यही कंप्लीट करते हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा मेमोरी ट्रिक बता रही हूँ। ये जो क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी है, इनके क्लोरोफिल पिगमेंट्स को याद रखने के लिए पहले तो आप क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी को इसी सीक्वेंस में याद कीजिए। पहले क्लोरोफाइसी, फिर फियोफाइसी, फिर रोडोफाइसी। अब आप देखिए ABCD, हमने मेनली 3 पिगमेंट्स की बात की, क्लोरोफिल के 3 टाइप्स की बात की। अब ए जो है, क्लोरोफिल ए, वो तीनों में है, क्लोरोफाइसी में भी है, फियोफाइसी में भी है और रोडोफाइसी में भी है। तो ए तो यहाँ पे आ गया। उसके बाद हम बात करेंगे बी सी डी की, ABCD, तो ए तो सब में आ गया, हम बात करेंगे BCD की। तो क्लोरोफाइसी जो सबसे पहले आता है उसमें बी चला जाएगा, फियोफाइसी जो उसके बाद आता है उसमें सी चला जाएगा, और रोडोफाइसी जो लास्ट में आता है उसमें डी चला जाएगा। तो इस तरीके से क्लोरोफाइसी में ए और बी होता है, फियोफाइसी में ए और सी होता है, और रोडोफाइसी में ए और डी। सो आई होप आपको ये इस तरीके से अच्छे से याद हो जाएगा। उसके अलावा हमने देखा था कि फियोफाइसी जो है उसमें दूसरे पिगमेंट्स भी होते हैं, जैसे कि कैरोटिनॉइड्स, और एक जो मेन उसका जो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो है फ्यूकोजेंथिन। ठीक है, और रोडोफाइसी में भी जो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है फाइकोएरिथ्रिन, तो वो तो आपको डिफरेंटली याद रखनी ही है। तो अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, आगे हमने यहीं पे खत्म कर लिया है। अब हम स्टडी करेंगे ब्रायोफाइट्स को। ये जो प्लांट्स हैं इनकी खास बात ये है कि इनमें थोड़ा डिफरेंशिएशन देखने को मिलता है। हालांकि ट्रू रूट्स, स्टेम, लीव्स जैसी चीजें इनमें देखने को नहीं मिलेंगी, लेकिन आप बोल सकते हो कि रूट लाइक स्ट्रक्चर या फिर एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर या फिर एक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल सकता है। इनको प्लांट एम्फीबियंस भी कहा जाता है। एम्फीबियंस का मतलब आपको पता ही होगा, ऐसे एनिमल्स जो लैंड और वाटर दोनों जगह में रहते हैं। वैसे तो ये लैंड पे ही रहते हैं, ये जो प्लांट्स होते हैं ब्रायोफाइट्स, ये लैंड लैंड पे ही रहते हैं, लेकिन इनके रिप्रोडक्शन के लिए जो है वाटर बहुत क्रूशियल है, वाटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो हम देखेंगे कि कैसे करता है। वेस्कुलर टिश्यूज जो होते हैं वो इनमें नहीं पाए जाते हैं, इस वजह से प्लांट में ज्यादा ऊंचाई तक पानी और मिनरल्स जो होते हैं वो कंडक्ट नहीं हो पाते हैं, और इसलिए ये जो प्लांट्स होते हैं वो टॉल नहीं होते हैं। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई कि वेस्कुलर टिश्यू ना होने की वजह से पानी या फिर वाटर या फिर जो मिनरल्स होते हैं वो ज्यादा ऊंचाई तक कंडक्ट नहीं होते हैं। जिस भी प्लांट में वेस्कुलर टिश्यू नहीं है वहां पे ज्यादा ऊंचाई तक वाटर और मिनरल्स कंडक्ट नहीं होते हैं, और इसी वजह से वो प्लांट्स जो है वो टॉल नहीं होते, शॉर्ट ही रह जाते हैं। अगर हम इनके हैबिटेट की बात करें तो ये मोस्टली हिली एरियाज में पाए जाते हैं, और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये सॉइल इरोजन को भी प्रिवेंट करते हैं बाय होल्डिंग द सॉइल टाइटली। उसके बाद अगर हम बात करें इनके रिप्रोडक्शन की, तो इनका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो हिडन होता है। और जो हिडन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए हमने एक टर्म सीखी थी, याद कीजिए कौन सी टर्म थी? क्रिप्टोगैमी। ओके, हिडन रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम लोग बोलते हैं क्रिप्टोगैमी। ओके, क्रिप्टो का मतलब होता है हिडन और गैमी का मतलब होता है यूनियन। इनके एग्जाम्पल्स अगर हम देखें, डिवीजन अगर हम देखें, तो उसमें दो होते हैं, लिवर वॉट्स जिनको हेपेटिकोप्सिडा कहा जाता है और एग्जाम्पल है मर्गेंशिया। उसके बाद आता है मोजिस जिसको ब्रायोप्सिडा बोला जाता है, एग्जाम्पल है फुनेरिया। और इन दोनों ही टर्म्स को हम काफी अच्छे से कुछ आगे स्लाइड्स में अच्छे से डिस्कस करेंगे। उसके पहले हम बात करते हैं ब्रायोफाइट्स के स्ट्रक्चर्स की। तो स्ट्रक्चर में हमने जैसे पहले भी बात की कि थोड़ा डिफरेंशिएशन देखने को मिलता है। ट्रू रूट, स्टेम, लीव्स जैसी चीजें नहीं है, लेकिन रूट लाइक स्ट्रक्चर या फिर स्टेम लाइक या फिर लीव लाइक स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिल जाते हैं। तो ऐसे ही कुछ रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, आप देख सकते हैं मैंने जहाँ पे पॉइंटर रखा है, रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसे कहा जाता है राइजोइड। ठीक है, ये जो है राइजोइड्स वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। और ये दोनों रूट की जैसा काम, ये जो राइजोइड्स होते हैं वो रूट की तरह काम करते हैं, यानी कि वाटर और मिनरल्स को अब्सॉर्ब करते हैं। ठीक है, तो राइजोइड्स क्या है वो आई होप आपको समझ में आ गया है। उसके बाद हम बात करेंगे इनकी रिप्रोडक्शन की। तो रिप्रोडक्शन जैसे हमें पता ही है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से भी होता है, स्पोर्स से भी होता है। स्पोर्स जो है वो जर्मिनेट होकर न्यू इंडिविजुअल प्लांट बनाते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो जैसे कि आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होता है। तो आप सोचोगे कि मतलब जो गैमेट्स है वो कहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं, गैमेट्स कौन बना रहा है? तो ये जो प्लांट्स है वो फ्लावरिंग प्लांट्स भी नहीं है, तो गैमेट्स आ कहाँ से रहे हैं? उसके लिए ये जो प्लांट्स होते हैं उसमें एक प्लांट बॉडी है जिसे गेमेटोफाइट कहा जाता है, और ये जो गेमेटोफाइट है वही
मेल और फीमेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करते हैं। ब्रायोफाइट का मेन प्लांट बॉडी है वो है गैमेटोफाइट, जो गैमेट्स को प्रोड्यूस करता है। अब हम मेल और फीमेल गैमेट की डिफरेंटली बात करते हैं। जो मेल गैमेट होता है उसे कहा जाता है एंथेरोजॉइड। क्या कहा जाता है? ये रहा यहाँ पे। मेल गैमेट को बोलते हैं एंथेरोजॉइड और फीमेल गैमेट को बोलते हैं एग। ओके। मेल गैमेट को जो है वो एक मेल सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है एंथ्रीडियम। याद रखिएगा ये कि मेल सेक्स ऑर्गन, जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है जो मेल गैमेट को प्रोड्यूस करता है उसे कहते हैं एंथ्रीडियम। एंथेरोजॉइड एंथ्रीडियम काफी सिमिलर है। ठीक है। फीमेल सेक्स ऑर्गन जिसको एग बोलते हैं उसे एक फीमेल सेक्स ऑर्गन, सॉरी फीमेल गैमेट जो होता है जिसे बोलते हैं एग, उसे एक फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूस करता है जिसे कहा जाता है आर्किगोनियम। ओके। आर्किगोनियम कहा जाता है। अब जो फीमेल सेक्स और फीमेल गैमेट होते हैं वो मतलब एक ही होता है और नॉन मोटाइल होता है। जबकि अगर हम लोग मेल गैमेट की बात करें, जो एंथ्रोजॉइड है वो बहुत सारे होते हैं, मोटाइल होते हैं, उनमें दो फ्लैजुला होता है और उनकी मोटिलिटी के लिए चाहिए होता है वाटर। ठीक है। वो जब ट्रैवल करके जो मेल गैमेट है वो फीमेल गैमेट के पास जाएगा तो उस ट्रैवलिंग के लिए एक मीडियम चाहिए जिसे कहा मतलब जिसे जो है वाटर। ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको पहले भी बोला था कि वाटर जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इनके रिप्रोडक्शन के लिए, और इसीलिए मतलब ये प्लांट्स जो है वो लैंड प्लांट्स है लेकिन पानी इनके लिए बहुत जरूरी है और वो है रिप्रोडक्शन के लिए, और इसीलिए इन्हें कहा जाता है एम्फीबियंस। अब हम इनकी लाइफ साइकिल को डिस्कस करेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे ब्रायोफाइट्स का लाइफ साइकिल। तो सबसे पहले हम शुरुआत कहाँ से करेंगे? आपको याद होगा मैंने आपको अभी बताया था कि जो ब्रायोफाइट्स का मेन प्लांट बॉडी होता है जिसे गैमेटोफाइट कहा जाता है उसमें मेल और फीमेल गैमेट्स बनते हैं। तो जो गैमेटोफाइट होता है उसमें मेल और फीमेल गैमेट बन गए। अब उसमें जो मेल गैमेट है, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि वो मोटाइल है, उसमें दो फ्लैजेला है, तो वही जो गैमेट है मेल गैमेट वो वाटर के थ्रू ट्रैवल करके जाएगा फीमेल गैमेट तक। अब जैसे ही वो फीमेल गैमेट के पास पहुंच जाता है तो वहां पे उन दोनों का फ्यूजन होगा। फ्यूजन होके बनेगा जाइगोट। क्या बनेगा? जाइगोट। अब ये जो जाइगोट है वो ग्रो होके बनता है स्पोरोफाइट। अब यहाँ पे दो मेन स्टेजेस हैं, एक होता है स्पोरोफाइट, एक होता है गैमेटोफाइट। तो गैमेटोफाइट में मेल फीमेल गैमेट बने। मेल गैमेट जो है वाटर के थ्रू पहुंच गया फीमेल गैमेट के पास, फ्यूजन हो गया, जाइगोट बना। अब जाइगोट से फिर से बन चुका है स्पोरोफाइट। ठीक है। अब ये जो स्पोरोफाइट है वो प्रोड्यूस करता है स्पोर्स। अब स्पोर्स जो है वो जर्मिनेट होते हैं। अब ये स्पोर्स जर्मिनेट होके क्या बनाएंगे? स्पोर्स जर्मिनेट होके बनाएंगे गैमेटोफाइट। यानी कि अब फिर से स्टेज आ गया गैमेटोफाइट का। अब गैमेटोफाइट हमको तो पता है मेन प्लांट बॉडी है। अब ये गैमेटोफाइट फिर से बनाएगा गैमेट्स, और गैमेट्स जो है फिर से ट्रैवल करेंगे और इस तरीके से पूरा साइकिल चलता रहेगा। और जो गैमेटोफाइट स्टेज है वो डोमिनेंट स्टेज होता है और वो प्रोड्यूस करता है गैमेट्स को। तो आई होप आपको ब्रायोफाइट्स का लाइफ साइकिल भी बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। अब हम बात करेंगे ब्रायोफाइट्स के सब क्लासिफिकेशन की। तो उसमें मेनली दो थे क्लासिफिकेशन, पहला था लिवरवोर्ट्स, दूसरा था मॉजेस। तो हम पहले लिवरवोर्ट्स को डिस्कस करेंगे। लिवरवोर्ट्स जिनको मार्केंशियोफाइटा भी कहा जाता है, ये लीफी थैलॉइड्स होते हैं। लीफ के जैसे स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं लेकिन इनका जो बॉडी होता है वो थैलॉइड होता है। यानी कि ट्रू स्टेम लीफ रूट देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन रूट लाइक स्ट्रक्चर या फिर स्टेम लाइक स्ट्रक्चर या फिर अगर हम बोले कि लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिल जाते हैं। इनके पास यूनिसेलुलर राइजोइड्स होते हैं, एज यू कैन सी हियर, जो एंकरिंग में मदद करते हैं। अगर हैबिटेट की बात करें तो ये जो है मॉइस्ट और शेडी हैबिटेट को प्रिफर करते हैं। अब हम बात करेंगे इनके रिप्रोडक्शन की। तो रिप्रोडक्शन जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो फ्रेगमेंटेशन से होता है या फिर गैमा से होता है, जो गैमा कैप्स में प्रेजेंट होते हैं। ये देखिए यहाँ पे इस तरीके की ये गैमा कप्स होते हैं। गैमा कप्स जो है वो गैमा प्रोड्यूस करते हैं। अब आप सोचोगे कि गैमा क्या है? तो गैमा जो है वो कुछ नहीं है, वो जो है वो एसेक्सुअल स्पोर्स की तरह काम करते हैं और दे कैन डेवलप टू फॉर्म अ न्यू ऑर्गेनिज्म ऑल टुगेदर। ओके। तो गैमा जो होते हैं वो एसेक्सुअल स्पोर्स की तरह काम करते हैं। अब हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो वैसे ही मेल एंथ्रीडिया फीमेल आर्किगोनियम अलग अलग सेपरेट प्लांट्स पे होते हैं। वाटर जो है वो स्पर्म को हेल्प करता है टू रीच द एग। ठीक है। एग्जाम्पल है मार्केंशिया। अब हम स्टडी करेंगे मोसेस को।
अब हम बात करेंगे दूसरे सब क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स की, जिसे बोलते हैं मोसिस। इन्हें ब्रायोप्सिडा भी कहा जाता है। इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ इस तरीके से हैं कि इनको जो हैबिटेट होता है लिवरवोर्ट्स की तरह ही इनको मॉइस्ट और शेडी हैबिटेट चाहिए होता है। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, थैलॉइड बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन इनका स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा सिंपल होता है। सिंपल लीव्स होते हैं, थिन स्टेम्स होती हैं और रूट लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं, जिसे हम राइजोइड्स कहते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर हम लाइफ साइकिल की बात करें, तो इनके लाइफ साइकिल में कुछ थोड़ा सा यूनिकनेस है जो इन्हें लिवरवोर्ट्स से काफी डिफरेंट बनाता है। ठीक है, तो हम लिवरवोर्ट्स और मोसिस का दोनों को लाइफ साइकिल में डिस्कस करेंगे और दोनों में डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बताऊंगी। तो जैसे कि हमको पता है कि जो मेन प्लांट बॉडी होता है, जिसे गैमेटोफाइट बोलते हैं, जिसमें गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं, ये हमको सबको पता है। अब जो गैमेट्स होते हैं उसमें मेल और फीमेल गैमेट होगा। जो मेल गैमेट होता है वो ट्रैवल करके वाटर के थ्रू पहुंच जाता है फीमेल गैमेट। अब जैसे ही वो वहां पहुंचेगा उनका फ्यूजन होगा। फ्यूजन से क्या बनता है, याद कीजिए, फ्यूजन से बनेगा जाइगोट। अब जाइगोट से बनता है स्पोरोफाइट। ठीक है, यहाँ तक सब कुछ सेम है दोनों में। स्पोरोफाइट से स्पोर्स बनते हैं, ये भी हमें पता है। अब आता है डिफरेंस। जो मोसिस होते हैं वो स्पोर्स से कन्वर्ट होते हैं प्रोटोनेमा में। प्रोटोनेमा क्या है, ग्रीन क्रीपी ब्रांच स्ट्रक्चर होता है। क्रीपी मतलब जो क्रीपर्स की तरह होते हैं वैसे। अभी जो प्रोटोनेमा है वो डेवलप होके सेकेंडरी प्रोटोनेमा बनाता है। अब सेकेंडरी प्रोटोनेमा से बनता है एक लीफी स्टेज। ठीक है, और उस लीफी स्टेज से बनता है गैमेटोफाइट। तो ये जो बीच में फेज आया, एक जो दो स्टेजेस आए, प्रोटोनिमा और लीफी स्टेज वाला, ये जो है वो लिवर बोट्स में नहीं होता है, मोसिस में ही होता है। ठीक है, तो फिर उसके बाद गैमेटोफाइट बना, गैमेटोफाइट से फिर अगेन गैमेट्स, और इस तरीके से साइकिल जो है वो चलता रहता है। यानी कि गैमेटोफाइट में दो स्टेजेस होते हैं और ये जो स्टेजेस होते हैं वो लिवर बोट्स में नहीं होते हैं। अब हम बात करें अगर रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन और बडिंग से होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें पता है गैमेट्स से होता है, एंथ्रेडिया आर्किगोनिया सेपरेट प्लांट्स पे होते हैं, वाटर के थ्रू ट्रैवल करते हैं। और अगर एग्जांपल्स की बात करें, तो एग्जांपल्स में आते हैं फिनेरिया और स्फेग्नम। अब हम बात करेंगे फिनेरिया के स्ट्रक्चर की। तो आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं कैप्सूल। ठीक है, और वो कैप्सूल जो है वो एक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर से अटैच्ड रहता है, जिसे बोलते हैं सीटा। उसके नीचे, अब ये जो इतना पार्ट था इसे हम बोलते हैं स्पोरोफाइट। उसके नीचे जो आता है मेन प्लांट बॉडी, जिसमें पहले लीव्स होते हैं। लीव्स के बाद एक मेन एक्सिस होता है जो उसे राइजोइड्स, जो रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उससे अटैच करके रखते हैं, और इस पार्ट को हम बोलते हैं गैमेटोफाइट। और जो लिवर वॉट्स है और मोसिस है, दोनों में ही गैमेटोफाइट जो है वो डोमिनेंट स्टेज है, क्योंकि वो स्टेज जो है स्पोरोफाइट स्टेज से थोड़ा ज्यादा चलता है। अब इस पूरे वीडियो के अंदर हमने जो सबसे ज्यादा दो टर्म्स यूज किए वो थे गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट। तो इन दोनों का एक डिफरेंस हम देख लेते हैं, क्लियर एक आइडिया ले लेते हैं कि एक्चुअली दोनों क्या होते हैं। पहले हम बात करेंगे गैमेटोफाइट की। तो गैमेटोफाइट, जैसे मैंने पहले भी बोला, गैमेटोफाइट क्या है, एक मेन प्लांट बॉडी है जो गैमेट्स को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब गैमेट्स हमेशा हैप्लॉइड होते हैं क्योंकि उनको बाद में फ्यूज होकर डिप्लॉइड होना होता है। ठीक है, तो इसलिए ये जो फेस है वो हैप्लॉइड स्टेज होता है, क्योंकि गैमेट्स हैप्लॉइड होते हैं। ये जो है स्पोरोफाइट स्टेज को सपोर्ट करता है। और जो नॉन वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं उसमें ये एक डोमिनेंट स्टेज होता है, मतलब स्पोरोफाइट से थोड़ा ज्यादा लॉन्ग लिव्ड स्टेज होता है। ठीक है, नॉन वेस्कुलर प्लांट मतलब थैलोफाइट्स और ब्रायोफाइट्स। अब हम बात करेंगे स्पोरोफाइट की। स्पोरोफाइट जो होता है वो स्पोर्स प्रोड्यूस करता है। ये डिपेंड करता है गैमेटोफाइट पे। और ये डिप्लॉयड स्टेज है। डिप्लॉयड स्टेज कैसे है, क्योंकि स्पोरोफाइट किससे बनता है, जाइगोट से, और जाइगोट किससे बन रहा है, दो गैमेट्स के फ्यूजन से, और वो डिप्लॉयड होगा, जो जाइगोट है वो डिप्लॉयड होगा, इसलिए ये जो स्टेज है वो डिप्लॉयड होता है। जो वेस्क्यूलर प्लांट्स होते हैं जैसे कि एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स, उनमें ये स्पोरोफाइट जो है वो डोमिनेंट स्टेज होता है। ठीक है, और ये जो एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। और इस डायग्राम में आप फिर से देख सकते हो स्पोरोफाइट कौन सा है और गैमेटोफाइट कौन सा है। तो आई होप स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट क्या है वो आपको क्लियरली समझ में आ गया है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब नेक्स्ट वीडियो जब आएगा उसमें हम एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स को डिटेल में स्टडी करेंगे। हालांकि एंजियोस्पर्म्स का हम जो है एक ओवरव्यू ही लेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में से एंजियोस्पर्म्स का काफी सारा पोर्शन हट चुका है। तो इस वीडियो में हमने प्लांट किंगडम को काफी डिटेल में स्टडी कर लिया है। और ये जो वीडियो है अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आपको कोई डाउट है या फिर सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में उसे जरूर डाल सकते हैं। थैंक यू।